Hello everyone. I welcome you all to the YouTube channel of Akash Institute. My name is Divya Kaushik, your chemistry mentor. My dear students, आज शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज के डिस्कशन में हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लास्ट वीडियो में हमने रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में डील किया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पहले आई इंसिस्ट यू ऑल कि आप एक बार वो वीडियो जरूर देखें क्योंकि काफी कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुके। तो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। Electrochemistry, the very first question, very interesting question as well, right? Given standard electrode potentials, आपको दो रिएक्शन दी है और उन दोनों का आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है और आपको बोला है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन इज। तो जरा ध्यान से देखेंगे ऐसे सवालों को कैसे करना होता है। अब ये आपको इक्वेशन नंबर 1 दिया है एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब आयरन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन बना रहा है और इसके लिए हमें पोटेंशियल इतना दिया हुआ है। आयरन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आयरन बना रहा है एंड फाइनली हमें ये इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, राइट? आपको इस रिएक्शन का पोटेंशियल निकालना है। अगर मैं ध्यान से इसको ऑब्जर्व करूं, अगर मैं इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये डिजायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ध्यान से एक बार समझ लेते हैं। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 3 में से 2 गया 1 इलेक्ट्रॉन, आयरन 3 एज इट इज, और आयरन से आयरन कैंसिल, आयरन 2 उस तरफ चला जाएगा, तो यस हमें डिजायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। पर जब भी हम इस तरीके से इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये लैटिमर डायग्राम्स का टॉपिक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डेल्टा जी ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है। ई नॉट सेल, ई नॉट जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, बच्चे वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो जरा ध्यान से देखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 1 की डेल्टा जी 1 माइनस डेल्टा जी 2 इज इक्वल टू जो हमें डिजायर चाहिए उसकी डेल्टा जी। अब हम फॉर्मूला जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, तो वो जरा हम यहाँ पुट करते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वल्स माइनस N1 F E नॉट सेल 1 माइनस माइनस ये वाला नेगेटिव यहां ध्यान से गलती नहीं करना बच्चे, N2 F E नॉट सेल 2। अब सब जगह हम F कैंसिल कर सकते हैं, सिमिलरली हम नेगेटिव भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई, N E नॉट सेल इज इक्वल टू N1 E नॉट सेल 1 माइनस N2 E नॉट सेल 2। अब जो हमें गिवन पोटेंशियल है जरा वो पुट करेंगे। फाइनल इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड आर 1, तो मैंने यहाँ 1 पुट किया, इनटू ई नॉट सेल हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। N1 कितना दिया है फर्स्ट इक्वेशन में, 3 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड और आपको पोटेंशियल दिया हुआ है माइनस 0.036। देन सेकंड N2 में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड है बेटा, 2, और फाइनली पोटेंशियल इज, बहुत ध्यान से प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए, अक्सर बच्चे को क्वेश्चन आता है पर यहाँ प्लस माइनस में काफी मिस्टेक्स हो जाती हैं, टू ट्राई टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स, राइट? अब जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ई नॉट सेल का वैल्यू 0.772 वोल्ट्स आ जाएगा। क्वेश्चन इजी था। ऐसे ही कॉपर के केस में भी काफी टाइम ये पूछा जाता है, तो कॉपर की रिएक्शंस भी आपसे पूछी जा सकती है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दी है, डिजायर्ड इक्वेशन क्या करके लेकर आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट। अगर आप इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, ऑन दी अदर हैंड अगर आप माइनस कर रहे हैं तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट? और बहुत ध्यान से आपको सिर्फ एन और ई नॉट कंसिडर करना है क्योंकि माइनस और एफ तो हर इक्वेशन में कैंसिल हो जाता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, इसको 2-3 बार अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। सेकेंड क्वेश्चन, फॉलोइंग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज आर गिवन एज लैम्डा एम नॉट H2SO4 का दिया हुआ है बेटा आपको, K2SO4 का दिया हुआ है और CH3COOK का दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड का। ये बहुत बार लास्ट ईयर में पूछा गया है, इसका आंसर अक्सर बच्चों को याद भी होता है, अप्रोक्सीमेटली 390 के आसपास। पर इस बार इस क्वेश्चन में उन्होंने वैल्यूज ना देके XYZ की टर्म में दिया है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक कोलराश लॉ। कोलराश लॉ हमें ये बोलता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन कंट्रीब्यूट्स टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा तब डिसोसिएशन कंप्लीट होती है और उस समय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन में हर आयन अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है, राइट? तो अब अगर हम यहाँ देखें, और एक और खास बात,
इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उस समय पर डिसोसिएशन कंप्लीट होती है, राइट। तो अब लिमिटिंग मोलर कंडक्ट, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, देखो बड़ा आसान है। जो आपको जिसका निकालना होता है, आप देखो वो जरा किस किस से मिलके बना है, एसीटेट आयन प्लस H प्लस आयंस, इससे मिलके बना है, एसीटेट प्लस H प्लस, राइट। अब आप देखो आपको एसीटेट कहां से मिल रहा है, एसीटेट मुझे यहां से मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले लिख लिया Z प्लस, देखो H प्लस कहां से मिल रहा है, H2SO4 से मिल रहा है, पर अगर मैं ध्यान से देखूं मुझे एक H की जरूरत है, लेकिन H2SO4 में 2 H है, राइट, 2 H है, तो इसीलिए मुझे X को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जब मैंने Z ऐड किया तो मेरे पास एक्स्ट्रा जो आयन आ गया वो है K प्लस, और ऊपर से जो मेरे पास आया है वो है हाफ सल्फेट आयन। ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने साइड में लिख लिया, राइट। अब आपको एसीटेट का भी मिल गया, H का भी मिल गया, पर उनको ऐड करते वक्त 2 एक्स्ट्रा आयन आ गए, इसका मतलब इसका रिमूव करना पड़ेगा आपको, राइट। तो रिमूव कैसे, जरा देखो सभी किस तरीके से रिमूव करेंगे हम लोग। K प्लस यहाँ हाफ सल्फेट, आपको 2 पोटेशियम दिए हैं, 1 सल्फेट दिया है, तो हम इस वैल्यू को डिवाइड बाय 2 करेंगे और सबट्रैक्ट करेंगे, इससे हमें किसकी मिल जाएगी, एसिटिक एसिड की। तो बेटा जिसकी भी निकालनी होती है आप उसके आयंस देखो और आपको डिजायर्ड जिससे मिल रहा हो वहां ऐड सबट्रैक्ट करो, और जो एक्स्ट्रा आ जाए उसको एंड में माइनस कर दो, राइट। तो बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस क्वेश्चंस, इजी होते हैं, आप कर सकते हो आराम से। अब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, x माइनस वाई बाई 2 एलसीएम ले लिया प्लस z, सेकेंड इज करेक्ट, बिल्कुल सही। थर्ड क्वेश्चन, द गिब्स एनर्जी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ Al2O3 एट 500 डिग्री सेल्सियस इज एज फॉलोज। आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका गिब्स एनर्जी भी दिया हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड फॉर द इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3 इज, वो निकालना है आपको। अब देखो एक फॉर्मूला है जो इनको रिलेट करता है, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। आपको डेल्टा जी दिया हुआ है 966 किलो जूल पर मोल, यानी कि 10 की पावर 3। एफ का वैल्यू आप जानते हैं 96500। ई नॉट सेल आपको निकालना है और एन हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व देखें तो सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। टोटल बेटा कितने एल्यूमिनियम है, 3 2/3 मल्टीप्लाई बाई 2, टोटल कितने आ गए मेरे पास 4/3, और चार्ज कितना है +3 यानी कि, तो इनिशियल मेरे पास कितना आ गया, इतने कितने एल्यूमिनियम है टोटल 4/3, उनके ऊपर जो एग्जैक्ट आ रहा है वो +4 आ रहा है, राइट। अगर मैं यहां देखूं, यहां सभी किसमें है 0 में, तो चेंज कितने का हुआ, चेंजेस ऑफ 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व जो है इस रिएक्शन में वो 4 आ जाएंगे आपके पास। और जब आप यहां से ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे तो उसका वैल्यू 2.5 के अप्रॉक्स आ जाएगा। बच्चे अक्सर किलो जूल की गलती करते हैं, वो किलो नहीं देखते, और क्योंकि साइन हमें किसी पोटेंशियल में नहीं दिया तो मैंने साइन को भी कंसिडर नहीं किया, अदरवाइज नेगेटिव आना चाहिए था, क्योंकि वो पॉजिटिव दिया है तो इसका नेगेटिव रिटेन रहेगा, राइट। तो बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना कि इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स, आपको सभी कोबाल्ट, लेड, सीरियम, बिस्मथ, इन सभी के रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हैं और आपको बोला है ऑक्सीडाइजिंग पावर में अरेंज करना है, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि छोटे से बड़ा। अब ध्यान से, मैंने पिछली वीडियो में भी रिडॉक्स में आपको एक सिमिलर क्वेश्चन था, वहां रिड्यूसिंग पावर में अरेंज करना था। तो यहाँ पे देखो हम कैसे देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। जितना SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होती है उतना वो गुड रिडक्टेंट होता है, उतना वो गुड रिडक्टेंट होता है। जितना SRP पॉजिटिव होगा उतना वो गुड क्या होगा, ऑक्सीडेंट। तो सबसे अच्छा ऑक्सीडेंट वो है जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। तो यहां अगर देखें तो सबसे ज्यादा किसका है, कोबाल्ट। तो ऑप्शंस में कोबाल्ट, हमारे पास ये ऑप्शंस रह गए। कोबाल्ट के बाद नेक्स्ट आता है लेड, फिर सीरियम, लेड फिर सीरियम, लास्ट में बिस्मथ। तो जितना नेगेटिव SRP उतना खुद को ऑक्सीडेशन करने की पावर अच्छी, तो खुद को ऑक्सीडेशन करेगा तो एक अच्छा रिडक्टेंट होगा। ऑन दी अदर हैंड जितना SRP पॉजिटिव होगा, उसका वैल्यू लार्जर होगा, वो उतना अच्छा ऑक्सीडेंट होगा और खुद को रिड्यूस करेगा, राइट। तो इस पे भी सवाल आ सकते हैं, बहुत ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर 5, इक्वेशंस दी हुई है आपको कि MnO4 की और दूसरी आपको दी हुई है वाटर फॉर्मेशन की, दोनों का हमें पोटेंशियल दिया हुआ है। अब यहाँ O2 0 से -2 में जा रहा है और यहाँ +2 से किस में जा रहा है, +7 में। देखो जब भी आप सवाल करते हो ना, तो सवाल करते टाइम कुछ समझ में आए कि निकालना क्या है या नहीं, उससे पहले एक चीज कर लो कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में सबको कन्वर्ट कर लो, क्योंकि वो स्टैंडर्ड माना है, सभी फॉर्मूलाज उस पर बेस्ड है। तो अब यहां से अगर मैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखूं तो दैट विल बी MnO4 माइनस से Mn+2 और ये कितना आ जाएगा 1.150 वोल्ट। अब ये देखो +7 से +2 में आ गया, दिस मीन्स ये क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। वाटर का देखें तो 0 से -2 में जा रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी किस में प्रेजेंट है, अपने रिडक्शन पोटेंशियल में प्रेजेंट है। तो यहाँ बच्चा क्वेश्चन में गलती कर सकता है अगर वो ध्यान से ना देखे। अब आपको पूछा है विल परमैग्नेट आयन MnO4- लिबरेट O2 फ्रॉम वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो लिबरेशन ऑफ O2 यानी कि रिएक्शन में MnO4- कन्वर्ट होगा Mn+2 में और वाटर जो है वो O2 में जाएगा, यानी -2 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा है और +7 से +2 ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो हम कैसे निकालेंगे रिएक्शन होगी या नहीं, वी विल कैलकुलेट E नॉट सेल। E नॉट सेल इज इक्वल टू E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। अब कैथोड पे क्योंकि रिडक्शन होता है तो रिडक्शन वाली इक्वेशन ये है और वो मैंने उसकी वैल्यू लिख ली 1.510। माइनस एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन अक्सर बच्चे इधर गलती करते हैं, वो सोचते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ना लेके मैं एसओपी लेती हूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट नो, आपको फॉर्मूला में एसआरपी ही लेने हैं। तो यहाँ अगर मैं एसआरपी देखूं तो वो कितना आ जाएगा 1.223। तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 0.287 वोल्ट, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आया है। जब भी ई नॉट सेल पॉजिटिव होता है तो डेल्टा जी नेगेटिव होगी और रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो यस, लिबरेशन ऑफ O2 विल अकर और उसका पोटेंशियल कितना होगा 0.287 वोल्ट्स, राइट। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 6, एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर सल्फेट and has a platinum electrodes. A current is passed until 1.6 gram of O2 has been liberated at anode. The amount of silver deposited at cathode will be. अब ये क्वेश्चन फैराडे लॉ से है और बड़े आसान से सवाल है। अब फैराडेज लॉ तुम्हें अगर थोड़ा सा ब्रीफ करूँ ना, तो हम क्या करते हैं कि लिबरेशन ऑफ 1 मोल के लिए आपको फैराडेज पता होने चाहिए। एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर आपको 1 मोल सोडियम को डिपॉजिट कराना है 1 फैराडे लगता है, क्योंकि +1 से 0 में जाएगा। 1 मोल कैल्शियम को डिपॉजिट कराना है तो कितना फैराडे लगेगा, 2 फैराडे। एल्यूमिनियम के लिए 3 फैराडे, राइट। तो अगर इस तरीके से याद है तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। 1 मोल हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कराना है 2 फैराडे, 1 मोल Cl2 2 फैराडे, 1 मोल O2 को लिबरेट कराने के लिए 4 फैराडे इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अगर मुझे 1 मोल दैट इज 32 ग्राम O2 को लिबरेट कराना है तो उसके लिए मुझे 4 फैराडे की जरूरत होगी। तो मैं जरा फैराडेज कैलकुलेट कर लेती हूँ कि इसको लिबरेट कराने के लिए कितने फैराडे लगेंगे। तो जरा ध्यान से देखो, 32 ग्राम O2 नीड्स 4 फैराडे, तो 1.6 ग्राम को कितना लगेगा, 4/32 इंटू 1.6 का डेसिमल नीचे 10, 16 2 32, 0.2 फैराडे। यानी कि 1.6 ग्राम O2 को डिपॉजिट करने के लिए 0.2 फैराडे लगेगा। और वही सेम फैराडे आपने सिल्वर सल्फेट को दिया है, और सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए, ये सभी मैं मोल में लिख रही हूँ, 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट होने के लिए 1 फैराडे चाहिए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 फैराडे जो है सिल्वर का, वो 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट करेगा। हमारे पास कितने हैं, 0.2 फैराडे, यानी कि 108 इंटू 2/10, तो 10.8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो सॉल्व करके आंसर विल बी 21.6। तो बहुत आसानी से ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ज्यादा लंबा कैलकुलेशन भी नहीं होगा, राइट। 7th क्वेश्चन, कैलकुलेट द EMF ऑफ द कंसंट्रेशन सेल। ये बड़ा अच्छा कंसंट्रेशन सेल है। नर्स इक्वेशन का इस्तेमाल करके जरा इसको सॉल्व करते हैं। आपको सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। सेल रिप्रेजेंटेशन से पहले मैं एनोड की रिएक्शन लिख लेती हूँ। तो एनोड पे H2 गैस जो है, जो कि P1 प्रेशर पे है, वो ऑक्सीडाइज होगा, राइट।
तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उल्टा यहाँ क्या होगा, कैथोड पे 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और H2 गैस बनाएगा जो कि P2 प्रेशर पे होगी। तो अगर मैं नेट रिएक्शन लिखूं तो H2P1 गैस से H2P2 गैस में जा रहा है। दिस इज द नेट रिएक्शन। अब जरा इसका नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। अब क्योंकि ये कंसंट्रेशन सेल है तो कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल 0 होता है। ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, क्योंकि दोनों पे ही क्या लिया हुआ है हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया हुआ है, राइट। तो जरा देखो कैसे करेंगे। अब माइनस ई नॉट सेल तो 0 हो गया, 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ फाइनल प्रोडक्ट क्या है हमारा H2 जो P2 है और एक H2 जो है हमारा P1 प्रेशर वाला, राइट। तो किस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कितने हो जाएंगे 2 लॉग ऑफ P2 बाय P1। अब देखो आपको किस तरीके से, ये नेगेटिव अंदर ले जाएंगे तो लॉग का रेसिप्रोकल हो जाएगा 59/2 लॉग ऑफ P2 का वैल्यू दिया हुआ है 400 और वो कितना दिया हुआ है आपको 600। तो मैंने P2 यहाँ पुट किया 400, इधर 600, तो रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा 600/400। log 3/2 का आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी दिया है, देखो वैल्यू भी दिया है हमको 0.176 और जब तुम वैल्यू ये यहाँ पुट करोगे तो 0.005 वोल्ट विल बी दी फाइनल आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। पहले सेल रिप्रेजेंटेशन से आप एनोड हाफ रिएक्शन कैथोडिक हाफ रिएक्शन लिख लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर लो। अब यहाँ एग्जामिनर एक और ट्विस्ट डाल सकता था, अगर वो HCl अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के ले लेता तो और बढ़िया क्वेश्चन बन जाता, पर यहाँ HCl सेम कॉन्सेंट्रेशन का है तो वो फाइनल इक्वेशन में नहीं आया, वो कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर अ सेल रिएक्शन। अब ये लास्ट ईयर नीट में भी पूछी गई है। A प्लस बी गोइंग टू फॉर्म C प्लस डी एंड 2A प्लस 2B। इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका पोटेंशियल आपको X दिया हुआ है और इसका पोटेंशियल आपको पूछा है, राइट। X और Y में रिलेशन पूछा है और इसी के साथ साथ इक्विलिब्रियम से रिलेट किया है कि अगर पहले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है तो सेकंड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, राइट। तो एक चीज ध्यान देना कि जो हमारा ई नॉट होता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, चाहे आप इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उसका पोटेंशियल सेम रहेगा। ऑन द अदर हैंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में निकालते वक्त अगर आप इक्वेशन को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो वही नंबर पावर में चला जाता है, डिवाइड करते हो तो भी पावर में चला जाएगा, अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। दो रिएक्शंस को ऐड करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते हैं। ये सब ध्यान से एक बार इक्विलिब्रियम के रूल्स भी रिवाइज करने हैं। तो फाइनल अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, K2 विल बी इक्वल टू K1 स्क्वायर X इक्वल्स टू Y। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ये आया हुआ है बिल्कुल लास्ट ईयर में, तो जरा ध्यान से इस चीज का ध्यान रखेंगे हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन whereas मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन। अगर हम ध्यान दें तो डाइल्यूशन के साथ जब ग्राफ बनाए जाते हैं लैम्डा m वर्सेस रूट ऑफ c डिबाई-हक्कर इक्वेशन, राइट। तो कुछ इस तरीके से आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और कुछ इस तरीके से आती है कर्व वीक इलेक्ट्रोलाइट की। दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बात सही है, जब हम डाइल्यूशन करते हैं ऑन डाइल्यूशन concentration decreases, lambda m increases, lambda eq increases, kappa decreases। ये बातें याद रखनी है। लैम्डा एम और लैम्डा EQ इसीलिए बढ़ता है, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का रीजन अलग अलग है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बढ़ने का रीजन डिक्रीज इन इंटरआयनिक इंटरैक्शंस होता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बढ़ने का रीजन होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं, उनकी डिसोसिएशन इंक्रीज होगी। लेकिन कापा जो होता है वो हम कंडक्टिविटी एक यूनिट वॉल्यूम में देखते हैं और डाइल्यूशन के साथ नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से कापा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम। तो ये बहुत ध्यान से देखना है कि कॉन्सेंट्रेशन को कम करो यानी कि डाइल्यूशन बढ़ाओ, डाइल्यूशन बढ़ाओ कॉन्सेंट्रेशन कम करो, तो दोनों लैम्डा एम और लैम्डा EQ बढ़ेंगे पर कापा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन whereas मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन।
10th question, the value of lambda eq infinite of Al plus 3 is x and Cl minus आएगा इधर and Cl minus is y, then the value of lambda m infinite of Al Cl3 will be. तो अगर मैं लिखूं कोलराश लॉ के मुताबिक lambda m infinite of Al Cl3 is equal to lambda m infinite of Al plus 3 plus 3 into lambda m infinite of Cl minus, क्योंकि इस पे भी आपको ध्यान देना है, 3 Cl है और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन अपना कंट्रीब्यूशन देगा, राइट। लेकिन आपको यहाँ पर लैम्डा m नहीं दिया हुआ, लैम्डा eq दिया हुआ है, तो मैं रिलेशन लिख देती हूँ, लैम्डा m इनफाइनाइट इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू लैम्डा eq इनफाइनाइट। अब मैं पहले एल्यूमिनियम प्लस 3 का निकाल लेती हूँ, कितना वैल्यू दिया है हमें x, n फैक्टर एल्यूमिनियम पे चार्ज कितना है 3, तो 3x हो जाएगा Al प्लस 3 का बेटा। अब अगर आपको लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ Cl माइनस निकालना है, तो क्योंकि इस पे चार्ज कितना होता है -1, तो 1 इंटू वाई सॉल्व करके y आ जाएगा। अब इधर देखते हैं जरा, लैम्डा m पुट करते हैं जरा वैल्यू 3x प्लस 3 इंटू, तो सॉल्व करके आ गया 3x प्लस वाई ब्रैकेट में। इजी था सवाल, बहुत ध्यान से सॉल्व करना। अक्सर बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में गलती करते हैं। जो भी आपको निकालना हो पहले उसका इक्वेशन बना लो, फिर जिसकी जरूरत हो वो फॉर्मूला से चेक कर लो, राइट। ये फॉर्मूला रिवाइज करना है और ये भी आना चाहिए लिखना। The pressure of H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water at 298 Kelvin। ये रिपीट हो चुका है सवाल, जेई में भी रिपीट हुआ है इनफैक्ट, तो बड़ा अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से देखना। अगर आपको हाइड्रोजन का पोटेंशियल इक्वेशन लिखना है जिससे मैं उसका नर्स्ट इक्वेशन बना सकूं, तो हमेशा रिडक्शन प्रेफर किया करो। तो रिडक्शन में क्या होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 बनाएंगे, राइट। अगर मैं इसकी नर्स्ट इक्वेशन लिखूं तो ई सेल, ई नॉट सेल तो शी का कितना लेते हैं हम 0, माइनस 0.059 अपॉन n कितना है 2 लॉग ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन बाय H प्लस का स्क्वायर। अब आपको बोला है कि इसका पोटेंशियल 0 करना है। अब इसका पोटेंशियल 0 तभी हो सकता है, अब ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, मतलब ये 0 हो, और log 0 तब आता है जब PH2 बाय H प्लस 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो। अब एट 25 डिग्री सेल्सियस, हम pH स्केल पढ़ते टाइम कैलकुलेट भी करते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 10 टू द पावर -7, तो फिर PH2 कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -7 का स्क्वायर, दैट इज 10 की पावर -14 ATM, थर्ड ऑप्शन, राइट। बहुत ध्यान से सॉल्व करना, इजी है। अगर नर्स्ट इक्वेशन बनाना आ गया ना, फिर तो वैल्यूज पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। 12th क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन सेल दिया हुआ है आपको, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा जी इज नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव यानी ई नॉट सेल पॉजिटिव है ना, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, यानी कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तभी होगा ना। डेल्टा जी होता है क्या है -NF ई नॉट सेल, अब ई नॉट सेल पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। और हम ये बात जानते हैं, ई सेल या ई नॉट सेल कुछ भी देख लो, हम अगर नर्स्ट इक्वेशन लिखें, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल 0.059 अपॉन n लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल का वैल्यू 0 होता है, ई सेल आपको क्या चाहिए पॉजिटिव। अगर सिर्फ नॉट सेल, क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन सेल है तो चलो नॉट तो 0 ही हो जाएगा, तो हमें ई सेल पॉजिटिव चाहिए, राइट। तो जरा देख लेते हैं, इसको पॉजिटिव लाने के लिए इक्वेशन बनाते हैं बाई 2। यहाँ क्या होगा रिएक्शन, मैं हाफ सेल लिख रही हूँ, जिंक से जिंक +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, C1 कॉन्सेंट्रेशन, जिंक +2 + 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी इक्वेशन लिख रही हूँ रिडक्शन हाफ सेल जिंक। नेट अगर मैं लिखूं जिंक +2 C2 से जिंक +2 C1, ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो मैं क्या लिख सकती हूँ C1 बाय C2, नेगेटिव अंदर जाएगा, ये लॉग मिस हो गया, इधर लॉग ऐड कर लो। अब क्योंकि आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, पॉजिटिव तब होगा जब C2 C1 से ग्रेटर होगा, तभी डेल जी नेगेटिव होगी। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस मतलब ई नॉट सेल या ई सेल, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, आप देख लेना, पॉजिटिव आना चाहिए और डेल जी उसके हिसाब से क्या हो जाएगी नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4 concentrated gives the following at anode। अब बेटा ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, इलेक्ट्रोलिसिस टॉपिक रिवाइज करना है। अगर डाइल्यूट H2SO4 है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर ही होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर,
डाइल्यूट H2SO4 के केस में, यानी कि तुम्हें कैथोड पे मिलेगी हाइड्रोजन, एनोड पे मिलेगी ऑक्सीजन। लेकिन अगर तुमने ले लिया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसके केस में कैथोड का प्रोडक्ट तो H2 ही है और एनोड का प्रोडक्ट बदल जाता है, वहां आपको मिलता है मार्शल्स एसिड, पेरोक्सोडाई सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O8। ध्यान रखिएगा, सब रिवाइज कीजिए। Which cell give constant potential throughout its life? NCERT की साफ साफ लाइन है कि मरकरी सेल एक ऐसा सेल है जो थ्रू आउट लाइफ एक कांस्टेंट पोटेंशियल देता है, क्योंकि इसकी मेन रिएक्शन में कोई आयन इन्वॉल्व नहीं है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन विद टाइम अफेक्ट हो, राइट तो इसीलिए मरकरी सेल का जो पोटेंशियल है वो थ्रू आउट लाइफ क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो बैटरीज टॉपिक को भी आप जो है वो ध्यान से पढ़िएगा, राइट बैटरीज अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं पर कहीं से भी सवाल आ सकते हैं, राइट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कैथोडिक रिडक्शन रिएक्शन इन लेड एसिड बैटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, लेड एसिड बैटरी का टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो हमें काफी क्वेश्चन में ही हिंट मिल रहा है, एक तो कैथोड का बताना है, ऊपर से हमें बता दिया कि रिडक्शन होना चाहिए। लेड एसिड बैटरी में बेटा एनोड पे लेड प्लेट्स लेते हैं और कैथोड पे लेड प्लेट्स पैक्ड विद PbO2, लेड ग्रिड है ना, लेड ग्रिड पैक्ड विद PbO2 लिया जाता है। तो कैथोडिक रिएक्शन मतलब रिडक्शन होगा, तो लेड तो लेना ही लेना है, तो थर्ड, और ये तो निकेड की इक्वेशन दे दी और ये फ्यूल सेल का इक्वेशन दिया है हमको, है ना। तो फर्स्ट और सेकंड में से है, लेकिन फर्स्ट इज द रिएक्शन ऑफ एनोड क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सेकंड इज द रिएक्शन ऑफ कैथोड क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। तो साफ साफ हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो इसी के साथ बच्चे हमने 15 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन रिवाइज किए जो सारे चैप्टर में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ ही दिनों में आपका नीट का एग्जाम है, बहुत ध्यान से पेपर देना है। ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम आकाश कोटा, राइट बहुत ध्यान से पेपर करिएगा, आप सब कुछ कर सकते हैं, स्टे पॉजिटिव, राइट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ये कुछ क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। रिडॉक्स के साथ वीडियो, अगर रिडॉक्स नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखना। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हुए हैं, एंड अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। थैंक यू।